समझेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन होता क्या है? तो इन्फ्लेशन, जिसको हम मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार भी कहते हैं, यह इन्फ्लेशन जो है इनफ्लेयर शब्द से मिल के बना है, जो दो टुकड़ों में है। इन यानी कि अंदर, और फ्लेयर यानी कि फुलाव या हवा भरना। और इसमें अगर बोले, इन का अर्थ जो होता है इकॉनमी से संबंधित है, और फ्लेयर जो है वो मनी डिनोट करता है, यानी कि एयर। तो जब भी किसी इकॉनमी में मनी, जब लोगों के पास ज़्यादा आएगा, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन जैसे सिचुएशंस क्रिएट होंगी, तब वहाँ पर मुद्रास्फीति बढ़ेगी। मुद्रास्फीति की परिभाषा, इसको सामान्य रूप में महंगाई के रूप में जाना जाता है। जब किसी भी इकोनॉमी में जब प्राइस कंटिन्यू बढ़ते हैं, तो उस कंट्री की या इकोनॉमी की जो करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस होती है। इस सिचुएशन को ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, कुछ समय पहले एक मैगी का पैकेट 10 रुपए का आता था, और अभी कितने का आता है? 15 का आता है। तो मतलब जो 10 रुपए के नोट की वैल्यू थी, पहले एक मैगी के पैकेट के बराबर थी, लेकिन अब इसकी वैल्यू घट गई है, क्योंकि अब 10 रुपए में आप मार्केट जाओगे तो आपको एक मैगी का पैकेट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है अब इसकी परचेजिंग पावर घट गई है। तो हम इन्फ्लेशन के कारणों पर अब नज़र डालते हैं। इसका पहला कारण है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि मांग जनित मुद्रास्फीति। मान लीजिए किसी इकोनॉमी में करेंसी फ्लो बहुत बढ़ गया है, यानी कि मुद्रा प्रवाह। अब वो कैसे बढ़ा है, वो भी कारण बाद में बात करेंगे। लेकिन ये मान लीजिए करेंसी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है। अब जब करेंसी मार्केट में किसी इकोनॉमी में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, तो मतलब लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, लोगों के हाथों में पैसा बहुत जाएगा। अब लोगों के पास पैसे हैं तो वो क्या करेंगे? वो चीज़ें और सेवाएं लेना चाहेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज लेना चाहेंगे। तो उससे क्या होगा? डिमांड क्रिएट होगी बहुत तेज़ी से। लेकिन डिमांड तो क्रिएट हो रही है, ये जो पैसा सडन आया है, डिमांड तो सडन क्रिएट हो गई, लेकिन जो सप्लायर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो बिजनेसमैन है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो उत्पादक है, उसने तो अपने प्रोडक्शन बढ़ाए नहीं है। तो ऐसे में सप्लाई कांस्टेंट है, वैसे ही बनी हुई है, सप्लाई नहीं बढ़ी है। तो जब डिमांड बढ़ गई और सप्लाई वैसे ही बनी है, जब सप्लाई वैसे ही बनी हुई है, तो डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम है, तो जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो अपनी सेवाओं को, अपनी सर्विसेज को, और अपने जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो अपने अपनी वस्तुओं को अपने अपने अनुरूप उनके प्राइस को तय करेगा, क्योंकि लोग खरीदने के लिए बहुत खड़े हैं मार्केट में। तो वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से अपनी वस्तुएं बेचना चाहेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा। हर कोई प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहा है। ऐसे में क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ेंगे। इससे क्या होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि जो किसी इकोनॉमी में करेंसी ओवरफ्लो कैसे हो। जैसे कि बैंक्स जो होती हैं, जब लोन इजीली प्रोवाइड करवाएं, उनके जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जल्दी से जल्दी पास कर दिए जाएँ लोन और ईज़िली प्रोवाइड करवा दिए जाएँ। और एक तो होता है जब इंटरेस्ट रेट घटा दिया जाए बैंक्स के द्वारा। ये सेकंड होता है जब, जैसे कि गवर्नमेंट जो होती है वेलफेयर स्कीम सब चलाती है, जैसे कि मनरेगा है, जो कि अब जी राम जी स्कीम करके हो गई है, या डीबीटी स्कीम्स होती हैं, डायरेक्ट बेनिफिटरी ट्रांसफ़र वाली, खाते में सीधा पैसे भेजे जाते हैं। इनसे भी लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा जाएगा। वैसे ही जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, जब बेरोज़गारी घटेगी, यानी कि रोज़गार बढ़ रहा है, तो रोज़गार बढ़ेगा तो लोगों को पैसा मिलेगा, उससे भी लोगों के हाथों में पैसा जाएगा। या ब्लैक मनी, जब ब्लैक मनी जब बढ़ता है, तो लोगों के पास कैश ज़्यादा जाता है। भले ही कुछ विशेष लोगों के पास जाए, लेकिन कैश लोगों के हाथों में ज़्यादा जाएगा। तो इससे होगा मांग जनित या डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी मार्केट में। अगला है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? किसी भी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जब कोई किसी भी चीज़ का उत्पादन हो रहा है, वस्तु हो, गुड्स हो या सर्विस हो, एनीथिंग, सेवाएं हो, कुछ भी हो, उसमें कुछ इनपुट्स होते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई गुड है, जैसे कि पार्ले बिस्किट भी है, उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स लगता है, धान, गेहूँ, कच्चा माल जो भी होता है, और उसमें कुछ फ्यूल भी लगता है, क्योंकि उसको पकाने के लिए लकड़ियाँ हो या ईंधन हो या गैस हो, कहीं भी पकाया जाएगा, लेकिन उसके लिए फ्यूल तो लगेगा ही लगेगा। वैसे ही लेबर भी होते हैं, वहाँ बनाने वाले लोग भी चाहिए, जो कि जिन्हें श्रम या लेबर कहते हैं। तो ये इनपुट्स होते हैं। ये जब इनपुट्स का जब प्राइस बढ़ता है, किसी भी कारण से बढ़ सकता है, लोग पैसे ज़्यादा डिमांड करें, या फ्यूल ज़्यादा महंगा हो जाए, या रॉ मटेरियल्स ज़्यादा महंगा हो जाए,
अगर ये महंगे होंगे इनपुट्स तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा, लागत बढ़ जाएगी। तो जब लागत बढ़ेगी तो कोई भी जो प्रोडक्शन कर रहा है, बिजनेसमैन है या एनी जो सर्विस प्रोवाइडर है, अगर उसकी लागत बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है उसके प्रोडक्शन में, तो वो अपने गुड्स जो होंगे, जो उनके आउटपुट होंगे, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके भी प्राइस बढ़ेंगे। इससे मार्केट में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है। अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के बारे में, जो कि संरचनात्मक मुद्रास्फीति है। तो इसका पहला उदाहरण जो कि है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में अगर मान लीजिए गांव से सब्जियां या कोई भी खाद्य पदार्थ अगर शहरों तक या मंडियों तक लाए जाते हैं, अगर अवसंरचना जो कि परिवहन से संबंधित हो, गाड़ियां हो, वाहन हो या फिर सड़कें हो, अगर वो खराब हैं तो उनको मंडियों तक, शहरों तक लाने की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इससे स्ट्रक्चर जो होता है, बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी इकोनॉमी का, देश का, वही प्रभावित, ट्रांसपोर्ट उसे प्रभावित करेगा, उससे इन्फ्लेशन आएगा क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाएंगी। वैसे ही दूसरा है स्टोरेज। अगर चीज़ों को स्टोर करने की कैपेसिटी कम है तो चीज़ें सुरक्षित नहीं रह पाएंगी और डिमांड के अनुरूप सप्लाई नहीं हो पाएगी। ऐसे में भी स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि स्टोरेज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। वैसे ही होर्डिंग। होर्डिंग में क्या होता है, जमाखोरी में, कि लोग कुछ विशेष वस्तुओं की जमाखोरी कर लेते हैं, जिससे मार्केट में या इकोनॉमी में सप्लाई की कमी हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है, जिससे कि इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। वैसे ही ब्लैक मार्केटिंग, जैसा कि इसमें इलीगल रेट पे उस वस्तुओं को बेचा जाता है ब्लैक मार्केट में। कार्टेलाइजेशन यानी कि व्यवसाय सामूहिकरण, इसमें क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां जिनकी मोनोपोली है मार्केट पे, वह सारी मिलकर एक साथ रेट बढ़ा देती हैं। जैसे कि आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जियो, एयरटेल या वोडा, ये सारे रिचार्ज एक साथ एक तरह से बढ़ा देते हैं, तो मार्केट में कस्टमर्स के पास ऑप्शन नहीं बचते हैं, तो उनको अपने प्रोवाइडर के पास ही रहना पड़ता है। पीपीआई यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, यह जो है प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के स्तर पर देखा जाता है। अभी हाल ही में रमेश चंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो यह तय करेगी कि इन फ्यूचर पीपीआई को लागू किया जाए या ना लागू किया जाए, या कैसे लागू किया जाए, क्योंकि डब्ल्यूपीआई को रिप्लेस करने की बात चल रही है। लेकिन अब ये डब्ल्यूपीआई से बेहतर क्यों है, क्योंकि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। जैसा कि हमको पता है, डब्ल्यूपीआई जो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है, उसमें सर्विसेज नहीं होती हैं, उसमें सिर्फ गुड्स ऐड होते हैं, तो इसीलिए यह एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें टैक्स हो गया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है, स्टोरेज कॉस्ट होती है, ट्रेड मार्जिन्स होते हैं, वो ऐड नहीं होते इसमें। इसमें जो उत्पादन लेवल पे यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्रीज में, उस लेवल पे जब प्राइस बढ़ता है, यानी कि रॉ मटेरियल्स का, फ्यूल का, लेबर चार्ज का, जब वो फैक्टर्स जब इसको हिट करेंगे तो इन्फ्लेशन आएगा। तो इससे क्या होगा, पीपीआई जो होता है वो एकदम रूट लेवल पे जाके इन्फ्लेशन को जांचता है। अगला है डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई यानी कि होल सेल प्राइस इंडेक्स। ये जो है इंडिया में ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर यानी कि आर्थिक सलाहकार का जो कार्यालय है वह जारी करता है। और ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पीपीआई में ही बात कर चुके हैं कि इसमें सर्विसेज ऐड नहीं होती हैं, इसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स ऐड होते हैं, गुड्स यानी कि वस्तुएं। अब वस्तुएं भी कितनी होती हैं इसमें टोटल, हमारी इकोनॉमी में ऐसे तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन इसमें वस्तुएं 697 वस्तुएं ऐड हैं। और ये जो वस्तुएं होती हैं, ये जो एक बास्केट है 697 का, ये हर 5 ईयर में अपडेट होता रहता है। हर 5 ईयर में गवर्नमेंट अपडेट करती रहती है। इसका जो कैलकुलेशन होता है ईयरली होता है, ईयरली, हर साल एक बार होता है। इसमें कुछ प्राइमरी गुड्स हैं, जैसे प्राइमरी गुड्स में क्या क्या होते हैं, प्राइमरी गुड्स में 177 वस्तुएं हैं, जो कि ओवरऑल इस टोटल बास्केट का 22% है। जैसे कि सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी बास्केट है वो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की, जो कि 64% है पूरी बास्केट का, 564 गुड्स। सबसे लास्ट है फ्यूल, फूड, एनर्जी, जिसमें 16 वस्तुएं होती हैं, जो कि 13.51% है। इसमें कोल, एलपीजी, ईटीसी आते हैं। और जो डब्ल्यूपीआई है, इसका बेस ईयर क्या है, इसका बेस ईयर है 2011 एंड 12।
और हर 5 साल में इसकी बास्केट अपडेट की जाती है और इसका कैलकुलेशन हर ईयर होता है, वार्षिक होता है। और पीआई में रिटेल लेवल पे कैलकुलेशन होता है। इसको रिटेल को हिंदी में खुदरा बोलते हैं, खुदरा लेवल पे या रिटेल लेवल पे। तो 2014 से आरबीआई ने, उर्जित पटेल गवर्नर जो भी थे उस टाइम, उन्होंने 2014 से इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन घोषित कर दिया था आरबीआई के द्वारा। तो तब से ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है। लेकिन 2008 में इन तीनों को बंद कर दिया गया। लेकिन ये सीपीआई आईडब्ल्यू यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर अभी भी जारी होता है, जो कि लेबर ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। और लेबर ब्यूरो किसके अंतर्गत है? लेबर ब्यूरो लेबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत आता है। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर जो है, इसका बेस ईयर 2016 है। सीपीआई अर्बन यानी कि शहरी, सीपीआई रूरल यानी कि ग्रामीण, और सीपीआई कंबाइंड जो कि सी है, कंबाइंड ही हेडलाइन इन्फ्लेशन है आरबीआई के द्वारा। और इसको कौन जारी करता है? इसको एनएसओ जारी करता है, मॉस्पी के अंतर्गत आता है। और गुड्स आते हैं और इसमें सर्विसेज भी आती हैं। इन्फ्लेशन मार्केट्स पे क्या क्या प्रभाव डालती है या इफेक्ट डालती है? तो हम बात करते हैं प्रॉफिट। सबसे पहले प्रॉफिट किस किस को होगा? तो अब उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे दो लोग हैं, एक है डेबिटर और एक है लेंडर, यानी कि जो एक ऋण दे रहा है और एक ऋण ले रहा है। तो अगर 100 रुपये, मान लीजिए आज 100 रुपये का 1 kg आटा मिलता है, और अभी कल 110 का आटा हो गया 1 kg। अब क्या होगा कि किसी एक इंसान ने 100 रुपये का किसी को लोन दिया, ये है लेंडर। इसने 100 रुपये का किसी को लोन दिया, और अब इसने डेबिटर को लोन दिया। जब 100 रुपये का लोन दिया था, तब 1 kg आटा मिलता था 100 रुपये का। लेकिन सेकंड डे आटे का प्राइस, 1 kg आटे का प्राइस 110 रुपये हो गया। अब क्या होगा? जब ये सेकंड डे इसको रुपए वापस करने जाएगा, तो वो 100 रुपये देगा, ना कि 110 रुपये देगा। तो अब क्या होगा? ये जो लेंडर है, इसको 10 रुपये का लॉस हुआ, क्योंकि अब वो सौ रुपये में 1 kg आटा नहीं खरीद सकता। तो इसमें क्या होगा? 10 रुपये का उसको लॉस हुआ। तो किसको लॉस हुआ? लेंडर को, यानी कि जो ऋण दे रहा, जो भी ऋण देगा और इन्फ्लेशन आया तो उसको लॉस होगा, और जो ऋण ले रहा है उसको प्रॉफिट होगा। वैसे ही जो बिजनेसमैन है या जो प्रोडक्शन कर रहा है, फैक्ट्रीज हैं, उनको प्रॉफिट होता है, क्योंकि आज उनको रॉ मटेरियल मान लीजिए 100 रुपये का पड़ा, और कल अगर मान लीजिए 110 रुपये का रॉ मटेरियल हो गया है, तो अब वो जब ये कल सामान इस 100 रुपये को बेचने जाएंगे, तो ये इसके हिसाब से पैसे बेचेंगे। तो इससे इनको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि अब इन्फ्लेशन आ गई है। अब लेकिन इन्होंने तो रॉ मटेरियल 100 रुपये का ही खरीदा था, तो इसमें 10 रुपये का इनको प्रॉफिट होगा। इससे क्या होगा? बिजनेसमैन या प्रोडक्शन जो कर रहा है या जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसको प्रॉफिट होगा। वैसे ही जो फिक्स्ड इनकम है, फिक्स्ड इनकम में जैसे कौन है? सैलरीड पर्सन, जो जॉब, गवर्नमेंट जॉब वाले जो पेंशन ले रहे हैं, उनकी सैलरी तो इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ेगी नहीं, तो उनको लॉस हो जाएगा। वैसे ही जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स में अब चाहे इक्विटी इन्वेस्टर्स हो या रियल इस्टेट इसमें इन्वेस्टर्स हों, अगर आज मान लीजिए 1 लाख रुपए का कोई एक प्लॉट है और इन्फ्लेशन आता है, तो अब वो प्लॉट मान लीजिए कल को 1.5 लाख रुपए का हो जाता है, तो उसको 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होता है जब इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि हर चीज़ के प्राइस बढ़ रहे होते हैं। वैसे ही जो सेवर्स होते हैं, जो बचतकर्ता होते हैं, उनको लॉस होता है, क्योंकि वो तो अपना 100 रुपये या जो 1 लाख रुपए है, वो जाके बैंक में डाल देंगे। जब बैंक में डाल देंगे तो, लेकिन अब उनका बैंक थोड़ी ना उनको इन्फ्लेशन का इंक्लूड करके देगा। तो मार्केट में प्लॉट या कोई फील्ड हो सकता है जो इन्वेस्ट करके डाला गया है, उस पे इन्फ्लेशन आएगा, ना कि बैंक के किसी अमाउंट पे इन्फ्लेशन आएगा। वैसे ही फार्मर्स जो होते हैं, जो कि कृषक हैं, उनको भी आता है। अगर मान लीजिए कि उनकी लागत है 100 रुपये पर केजी पोटैटो पे, और अगर इन्फ्लेशन आ जाता है तो उनकी लागत 100 रुपये है, और पोटैटो मान लीजिए उनकी लागत से ज़्यादा बिक रहा है, 110 रुपये का बिक जा रहा है, तो उनको 10 रुपये का मार्जिन होगा, क्योंकि वो सडन इन्फ्लेट करेगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो उनके लिए ज़्यादा सही होगा कि उनका रॉ मटेरियल जो है, आलू या टमाटर जो भी है, वो महंगा हो जाएगा, तो उससे इनको प्रॉफिट होगा। वैसे ही जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनकी सेविंग्स घटती हैं, जिससे इनको लॉस होता है।
अब बात करते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर्स पे। इसको 2 रूपों में हम समझ सकते हैं, एक तो डिमांड साइड मेजर्स और दूसरे सप्लाई साइड मेजर्स। डिमांड साइड मेजर्स में जैसे माँग आधारित मेजर्स में कौन-कौन हो सकते हैं? एक तो मॉनेटरी मेजर्स यानी कि मौद्रिक जो आरबीआई करती है, मौद्रिक उपाय मॉनेटरी मेजर्स। इसमें सीआरआर, एसएलआर, आरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि ओएमओ, इसको इनके जो रेट होते हैं, इनके जो दर होते हैं, इनको बढ़ा देती है। डिमांड कम हो जाती है क्योंकि पैसा मार्केट से सक कर लेती है आरबीआई। गवर्नमेंट राजकोषीय उपाय अब कैसे होंगे? जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर स्कीम्स के ऊपर या जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हैं वो घटाएगी, तो लोगों के पास पैसा कम बचेगा, कम जाएगा लोगों के हाथों में पैसा। ऐसे में भी डिमांड घट जाएगी। या फिर टैक्स बढ़ा दे। टैक्स अगर बढ़ा देगी तो भी लोगों के पास क्या है, पैसा कम बचेगा। ऐसे में भी डिमांड कम हो जाएगी। अगला है सप्लाई साइड मेजर्स यानी कि आपूर्ति आधारित जो उपाय हैं वो कैसे हैं? तो इसमें क्या होगा, इम्पोर्ट जब बढ़ेगा तो चीज़ों के ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल होंगे, यानी कि किसी उसकी जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी बहुत जगह से। बाहर से भी चीज़ें आ रही होंगी, अपने देश में भी उनका प्रोडक्शन हो रहा है। ऐसे में इम्पोर्ट बढ़ेगा तो यानी कि सप्लाई बढ़ जाएगी और सप्लाई डिमांड को काट देगी। तो जब तो डिमांड एंड सप्लाई जब बराबर हो जाएंगे तो ऐसे में इन्फ्लेशन कंट्रोल की जा सकेगी। वैसे ही एक्सपोर्ट पर रोक लगाना होगा क्योंकि ऑलरेडी चीज़ सप्लाई कम है और अगर उस एक्सपोर्ट बढ़ता रहेगा तो सप्लाई कभी कंट्रोल नहीं आएगी। तो डिमांड हमेशा ऊपर रहेगी और सप्लाई हमेशा लोअर रहेगी। इस इम्बैलेंस को रोकने के लिए एक्सपोर्ट को रोक लगाई जा सकती है। वैसे ही ब्लैक मार्केटिंग में तो वैसे भी किसी भी वस्तु के या सेवाओं के प्राइस बढ़े हुए या इलीगल रेट्स पे दिए जाते हैं। डिफ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, इसमें डिमांड बहुत लो होती है और सप्लाई बहुत हाई होती है। ऐसे में प्राइस जो होता है यानी कि इन्फ्लेशन जो होता है वो घटता है। क्यों घटता है? देखिए, ये मान लीजिए एक बेस लाइन है, फिर चार्ट में देखिए बेस लाइन है। अब शुरुआत में किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट है, अब वो बढ़ रहा है ऊपर की ओर, लेकिन वो यहाँ पे एक निश्चित सीमा पे आके वो ऊपर की ओर नहीं गया, वो नीचे की ओर वापस आ गया और उसने बेस लाइन को क्रैक करके नीचे और वो बढ़ गया। ऐसे में ये डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, मतलब वो इन्फ्लेट नहीं कर रहा है, वो नीचे आ गया है। इन्फ्लेट अगर इन्फ्लेट तब करता है, इन्फ्लेशन तब आता है जब वो ऊपर और जाता, मतलब जब नीचे आ गया है यानी कि मूल्य इसके नीचे घट गए हैं। अब ये क्यों घटे हैं? जब डिमांड लो होती है और सप्लाई हाई, जब ये इम्बैलेंस होगा तो ऐसे में प्राइस अपने आप घट जाएगा। इस सिचुएशन को ही डिफ्लेशन बोला जाता है। डिसइन्फ्लेशन, इसमें इन्फ्लेशन तो होता है लेकिन इन्फ्लेशन रेट कम होता है इन्फ्लेशन की अपेक्षाकृत। क्यों? देखिए, जैसे मान लीजिए भारत में +-2% इन्फ्लेशन रेट के स्टैंडर्ड जो है सेट किए गए हैं। यानी कि अगर 7% इन्फ्लेशन रेट भारत में होता है तो वो 1% रिड्यूस करेंगे ताकि वो 6% के एक सीमा के अंदर आ जाए। तो इसी तरह देखिए, अगर ये मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट 7% से जा रहा है तो गवर्नमेंट कुछ अपने ये मॉनेटरी जो मेजर्स हैं या फिजिकल मेजर्स हैं वो अपनाएगी ताकि वो 6% पे आ जाए, ऊपर सीधा 7 पे ना चले। तो ये जो एक जो रेट घटाया गया है, इससे एक जो सिचुएशन क्रिएट हुई उसे डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन के रेट को कम करना डिसइन्फ्लेशन ही है। रिफ्लेशन यानी कि संस्फीति या प्रतिसार्जन्य, इसमें किसी एक बेस लाइन में जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आए और फिर डिफ्लेशन आए, लेकिन डिफ्लेशन भी एक सीमा तक जाके नीचे ना जाए और फिर वापस री इन्फ्लेशन आ जाए और बेस लाइन को तोड़ के वापस आ जाए, ऐसी सिचुएशन को रिफ्लेशन कहते हैं। यह क्यों होता है? जब टैक्स इंटरेस्ट रेट घटा दिया जाए और गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स बढ़ाए, ऐसे में लोगों के हाथों में पैसे जाएंगे और इन्फ्लेशन आएगा। लेकिन रिफ्लेशन में इन्फ्लेशन रेट लो होता है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई होता है, लेकिन डिमांड माइल्ड होती है। ये सिचुएशन जो होती है री इन्फ्लेशन या रिफ्लेशन जैसी सिचुएशन को क्रिएट करती है। स्टैगफ्लेशन यानी कि निस्पंदन या मंदीगत, इसको समझने के लिए आप पहले एक नॉर्मल सिचुएशन देखिए। जब भी इन्फ्लेशन आएगा तो नॉर्मली होता क्या है? जब अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन घटेगा, मतलब कि लोगों के पास जब रोजगार नहीं होगा यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा तो पैसे नहीं होंगे, जब पैसे नहीं होंगे तो इन्फ्लेशन भी लो हो जाएगा यानी कि महंगाई घटेगी। ये नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन स्टैगफ्लेशन डिफरेंट है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, ये मान लीजिए यहाँ पे देखिए चार्ट में ये लो है और इधर हाई है, वैसे ही इधर भी हाई है।
तो जब भी इन्फ्लेशन हाई होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई होगा। अब ये एबनॉर्मल कैसे है देखिए, जब रोज़गार नहीं होगा, जब लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा, तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो पैसे नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महँगाई फिर भी बढ़ रही है। अब ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है, प्रोडक्ट की लागत बढ़ रही है, चरल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ऐसे में क्या होगा, इन 2 कारणों की वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट महँगी हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन तो होगा, लेकिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है। इसीलिए ये एबनॉर्मल सिचुएशन है और ये सिचुएशन से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है, उल्टा इकोनॉमिक लॉस होने लगता है, क्योंकि ये बहुत ही बुरी सिचुएशन है। किसी भी देश को निकलने के लिए एक ट्रैप जैसी सिचुएशन होती है कि महँगाई भी बढ़ रही है और रोज़गार भी नहीं आ रहा है। श्रिंकफ्लेशन यानी कि श्रिंकफ्लेशन में जब क्वांटिटी घटा दी जाती है, लेकिन प्राइस में कमी नहीं की जाती, प्राइस जस का तस बना रहता है और क्वांटिटी प्रोडक्ट की घटा दी जाती है, इसको बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। वैसे ही स्किमफ्लेशन में किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कमी की जाती है, प्रोडक्ट की हो या पैकेजिंग की क्वालिटी में कमी कर देंगे तो इसकी इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन, फ्यूल और फूड के प्राइस बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होते हैं, इसीलिए इनको छोड़ के अन्य चीज़ों के दामों को एनालाइज करके इन्फ्लेशन की रेट को देखा जाता है, तो उसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक वैसे ही स्क्यूफ्लेशन में एक ही समय में कुछ वस्तुओं के मूल्य बहुत तेजी से बढ़ रहे हों और कुछ वस्तुओं के बहुत तेजी से घट रहे हों, ऐसा एक ही समय में जब महसूस होता है तो उस सिचुएशन को स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एक साथ हो रही हो, मूल्य बढ़ रहे हों कुछ वस्तुओं पर और कुछ वस्तुओं पर घट रहे हों, ये होता है स्क्यूफ्लेशन। अगला है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल में मजदूरी मूल्य स्पाइरल भी बोलते हैं इसको। तो इसमें जब किसी एक विशेष क्षेत्र में इनकम बढ़ती है लोगों की, तो वह लोग डिमांड करते हैं, वे लोग कुछ वस्तुएं और सेवाएं खरीदना चाहते हैं। ऐसे में जिनसे वे वस्तुएं और सेवाएं खरीदेंगे, उन वस्तुओं के प्राइस बढ़ेंगे। जब प्राइस बढ़ेंगे तो जो वे वस्तुएं जो ये लोग खरीद रहे हैं, उनको बनाने वाले, उनके मेकर्स या उनको प्रोवाइडर करवाने वाले जो हैं, उनकी भी इनकम बढ़ेगी, तो वह भी मार्केट में कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट करेंगे और उससे भी वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे। और जब मूल्य बढ़ेंगे तो फिर से जो उनको क्रिएट करने वाले हैं उनके भी इनकम बढ़ेगी। और ये एक स्पाइरल होता है, ये ऐसे बढ़ता है जैसे कि मान लीजिए कि एक की इनकम बढ़ी तो दूसरे ने डिमांड की, प्राइस बढ़ा, फिर दूसरे की इनकम बढ़ी, और ऐसे ही बढ़ता रहता है। इसको ही इसीलिए बोलते हैं मुद्रास्फीति स्पाइरल। और मंदी का यानी कि रिसेशन, इसमें क्या होता है, 2 क्वार्टर यानी कि टर्सरी जो होते हैं, 2 तिमाही तक डेवलपमेंट रेट नेगेटिव में रहे। जब नेगेटिव में रहता है तो ऐसे सिचुएशन को मंदी या रिसेशन बोलते हैं। फिलिप्स कर में क्या हो, देखिए फिलिप्स कर जो होता है वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के संबंध को दर्शाता है। कैसे? अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, इन्फ्लेशन यानी महंगाई या मुद्रास्फीति। जब महंगाई ज़्यादा होती है तो बेरोजगारी कम होती है और जब महंगाई कम होती है तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होती है। इसको आप ऐसे समझिए, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अनुक्रमानुपाती हैं। क्योंकि जब हाई इन्फ्लेशन होगा, महंगाई ज़्यादा होगी तो बेरोजगारी बहुत कम होगी, और जब महंगाई कम होगी तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा ही एक फॉर्मूला देख लीजिए कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा और जब अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा।